बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही? हेलो, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? सही आवाज आ रही है? कम ज्यादा तो नहीं आ रही? नॉर्मल आ रही है? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 यानी 13वां चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला सवाल ही हमारे जहन में ये आएगा कि भाई व्हाट इज करंट? करंट क्या है? बेटा सबसे पहले डेफिनेशन हम लिखते हैं इसकी जी। करंट क्या है बेटा? जब हम किसी चार्ज को वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज कहते हैं एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज को जो एनर्जी देते हैं और उससे कहते हैं भाई जरा दौड़े, तो वो इलेक्ट्रॉन या वो चार्ज पार्टिकल दौड़ता है, यानी वो फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है। जब वो दौड़ने लगता है तो हम कहते हैं ये करंट है। तो बेटा दौड़ता हुआ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो करंट की डेफिनेशन ये है, आसान लफ्जों में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाता है उसे हम करंट कहते हैं। करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई और इसका फार्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी रेट कहते हैं डिवाइड बाय टाइम को, और चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, जितना चार्ज फ्लो करेगा वो करंट बन जाएगा। तो बेटा यहां तक आपके समझ में आई बात? जी बच्चों, क्लियर है यहां तक? करंट चार्ज अपॉन टाइम। बेटा मेरा एक आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पेयर। एम्पेयर एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर ये यूनिट रखा है। बेसिकली एम्पेयर को बेसिक यूनिट्स माना जाता है, यानी आपने जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी है ना कुल फिजिक्स में, 7 साइंस में, तो 7 में से एक होता है एम्पेयर। तो एम्पेयर जो है वो बेसिक यूनिट है, और यहां से अगर यूनिट निकाला जाए तो चार्ज को हम नापते हैं कूलम में, टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कूलम पर सेकंड मतलब एम्पेयर, यानी कूलम का मतलब होता है एम्पेयर सेकंड। मैं इस पे थोड़ी सी बहस करना चाहता हूं। मैं बहस करना ये चाहता हूं मेरे बच्चों कि बहुत से टीचर हजरात कहते हैं कि कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पेयर, कि कूलम पर सेकंड को एम्पेयर कहते हैं। मैं तहाबास ऐसा नहीं मानता। क्यों? मैं क्या मानता हूं? मैं कहता हूं एम्पेयर सेकंड को कूलम कहते हैं। ये बताइए आप में से कोई बच्चा है जो मेरी इस मंतक को समझे?
या आपके जहन में सब बात समझ में नहीं आई? तुम कहोगे सर बात तो एक ही है, कूलम पर सेकंड को एम्पेयर कह दें या एम्पेयर सेकंड को कूलम कह दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, बात एक नहीं है। कूलम पर सेकंड को एम्पेयर नहीं कहते, एम्पेयर सेकंड को कूलम कहते हैं। बताओ मेरी ये लॉजिक तुम्हारे समझ में आ रही है कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, या नहीं समझ में आ रही? सारिम कह रहे हैं कि हाँ सर मुझे समझ आ रही है। शाबाश, अहमद तारिक ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। बेटा हमेशा बेसिक यूनिट्स को मिलाते हैं तो ड्राइव यूनिट बनता है। एम्पेयर इज द बेसिक यूनिट, सेकंड इज द बेसिक यूनिट, दो बेसिक मिलाएंगे तो ड्राइव बनता है। तो एम्पेयर सेकंड जो है वो कूलम बनता है। कूलम पर सेकंड इज नॉट एम्पेयर, बिकॉज एम्पेयर डिफाइंड पहले से है, तो एम्पेयर बेसिक है, कूलम बाद में है। ठीक है, आए एम्पेयर अब्बू जान है, कूलम जो है वो बेटा है, तो पहले अब्बा जान आते हैं फिर बेटा आता है, पहले अब्बू है तो अब्बू बेसिक है। तो ये ए फॉर अब्बू, अब्बू बेसिक है, अब्बू के साथ एम्पेयर के साथ सेकंड लगाएंगे तो कूलम बनेगा। बात समझ में आई मेरा बेटा? ये एक समझाने की मिसाल दे रहा हूं, तो बेसिक मिला के ये बनता है। अच्छा, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक जो मेरी बात है वो कुछ समझ में आई होगी। तो आपको पता है मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है उसमें मैं पहले टॉपिक पढ़ाता हूं और फिर न्यूमेरिकल करवाता हूं। अभी टॉपिक ये करंट का चल रहा है, मैं आपको बुक का पहला न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, साथ साथ न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे हम। तो जनाब चैप्टर नंबर 13 का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो कह रहा है आ बैटरी इज रेटेड 80 एम्पेयर आर। एक बैटरी है 80 एम्पेयर आर की। बेटा एम्पेयर आर, एम्पेयर सेकंड, यानी एम्पेयर और टाइम मल्टीप्लाई हो तो चार्ज बनता है, एम्पेयर और टाइम मल्टीप्लाई हो तो चार्ज बनता है। ये चार्ज दिया हुआ है, वो कह रहा है कूलम में कितना होगा। वो कह रहा है ये एम्पेयर आर है, एम्पेयर सेकंड कर दूंगा ना, आर को अगर मैं सेकंड कर दूंगा तो ये एम्पेयर सेकंड बन जाएगा, एम्पेयर सेकंड को कूलम कहते हैं। तो वो ये पूछ रहा है 80 एम्पेयर आर की बैटरी है, बताओ कितना चार्ज वो कूलम में दे रही है। तो क्या करेंगे, 80 एम्पेयर आर, बेटा एक आर में एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये जनाब मल्टीप्लाई कर दें मेरे बच्चों तो ये एम्पेयर सेकंड बन जाएगा, जिसको हम बाद में कूलम लिख सकते हैं, है बेटा? तो जरा इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं, क्या आंसर आ रहा है इसका? शाबाश, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, शाबाश। 36 72 288 मेरा बेटा ये पहले न्यूमेरिकल का आंसर है। ये मैंने, अच्छा ये एग्जाम में चूंकि एमसीक्यूज बेस बनेगा, हो सकता है क्योंकि इस साल 2020 के पेपर 21 के पेपर जो होंगे उसमें हो सकता है ये एमसीक्यूज बेस बने, तो ये सवाल एमसीक्यूज में आ सकता है मेरे बच्चों। इसको कॉपी कर लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, क्लियर हो रही है बात? अभी मैं ये न्यूमेरिकल मिटा दूंगा, फिर हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे करंट को। बेटा कॉपी कर लिया हो तो मैं मिटा दूं इसको? अब मैं असल में एक न्यूमेरिकल और करवाने जा रहा हूं, इसलिए पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर ये न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल हमारा बुक का हो गया पहला। अब सुने,
मेरा बेटा, आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था बेटा, चार्ज जो होता है वो Ne के बराबर होता है। N माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको यूं कह लो, आप कैपिटल N कह लो। यानी चार्ज, किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से चार्ज आता है। तो किसी भी जो चार्ज, कोई भी जो चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होता है। तो Q इज इक्वल टू Ne, ये 12 चैप्टर में पढ़ाया गया था। तो मेरा बेटा, अगर मैं ये करंट के फार्मूले में इसको डाल दूं तो I बराबर हो जाएगा Ne अपॉन T। ये एक फॉर्मूला हमारा बन सकता है। तो मैं आपको करवाने जा रहा हूं बुक का न्यूमेरिकल नंबर 6। बुक का न्यूमेरिकल नंबर 6 निकाल लीजिए। सॉरी, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 6 नहीं है, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 5 है। पेज नंबर 106 पर मौजूद है। बुक का न्यूमेरिकल नंबर 5 है, पेज नंबर 106 पर मौजूद है। बेटा, वो कह रहा है अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। एक तार में 1 एम्पेयर करंट है। बताइए हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन विल पास, गुजरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे थ्रू ईच सेकेंड, हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू ये आपको गिवन होगी या याद होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। वो कहता है एक वायर है, एक तार है, जैसे फर्ज कर लीजिए ये वायर है, इसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, बार बार तार में से 1 एम्पेयर गुजर रहा है। तो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं यहां से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बताना है आपने। तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे ये फॉर्मूला कि करंट बराबर है Ne अपॉन टी। तो मेरा बेटा, I से जाकर ये T मल्टीप्लाई हुआ और E डिवाइड हुआ, ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ करंट है 1 एम्पेयर, टाइम है 1, चार्ज की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19। तो मेरा बच्चों, इसको सॉल्व करना, जवाब बताना 6.23 ऐसे ही कोई जवाब आता है। सॉल्व करना बेटा। ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं मैंने, ES, इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्ट फॉर्म में ES लिखते हैं। तो 1 अपॉन दिस सॉल्व करो मेरा बेटा, इसको बताओ क्या आंसर आया है। इसका आंसर आएगा 6.25। जी मेरा बेटा, 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ख्याल है बच्चों, समझ आई बात? क्लियर हो गई बच्चों? ये सवाल भी MCQ में भी आ सकता है मेरा बेटा। अगर वो आपसे कहे कि वायर में 1 एम्पियर करंट है, बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल पास, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ऑप्शन दे देगा 4, तो आपने ये आंसर बता देना है इसका। जी बेटा, यहां तक क्लियर है? 2 न्यूमेरिकल हो गए, करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अच्छा, अब हम करंट की डायरेक्शन के बारे में कुछ जानेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, या करंट की डायरेक्शन कितने टाइप्स की होती है। ये बेटा मैं रेस कर दूं, कॉपी कर लिया है आप लोगों ने? बुक का 1 और 5, न्यूमेरिकल नंबर 1 और 5 हमारा हो गया है। अच्छा जी, डायरेक्शन ऑफ करंट।
अगर आपसे कोई पूछे कि करंट की डायरेक्शन कितनी होती है या कितनी हो सकती हैं, तो आप बताएंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। एक कहलाता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट बहुत आसान मिसाल है मेरे बच्चों, बहुत आसान मिसाल है। मैं आपको समझाता हूं। मैं पहले आपको समझाता हूं कन्वेंशनल क्या होता है। फर्ज कर लें जी, ये एक बल्ब है, मैंने एक बल्ब बैटरी से लगाया हुआ है। बैटरी का ये पॉजिटिव जो हिस्सा बड़ा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, ये बैटरी। देखो, अगर मैं करंट को ऐसे दिखाऊं कि करंट यहां से निकला और यूं फ्लो करता हुआ गया करंट, यानी मैं पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाऊं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, या मैं मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिखाऊं कि पॉजिटिव चार्ज दौड़ता हुआ यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, तो ऐसे करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। यानी यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन को कन्वेंशनल कहते हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशन है हमारा, रिवायत है हमारे यहाँ, रिवायती करंट कहते हैं इसको। यानी हम लोग फिजिक्स में जो करंट पढ़ते हैं ना, वो यही वाला पढ़ते हैं। आप देखो, जब भी मैंने आपको कभी भी करंट दिखाया होगा ना किसी सर्किट में, तो हमेशा मैंने पॉजिटिव से निकलते हुए चार्ज को दौड़ते हुए दिखाया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे यहाँ फिजिक्स में कन्वेंशनल होता है। जी मेरा बेटा, क्लियर हो गई बात? कन्वेंशनल करंट का मतलब है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज दौड़े उसको हम कहते हैं ये कन्वेंशनल करंट है, और हम इसी के आदी हैं और हम इसी को मानते हैं। अच्छा, अगर हम इसका उल्टा बनाएं, यानी हम करंट नेगेटिव से जाते वक्त ऐसे दिखाएंगे, नेगेटिव से जाते वक्त यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक, देखो ये लफ्ज देखो, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में ये लफ्ज क्या बना? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से निकला इलेक्ट्रॉनिक। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर ऐसे करंट दिखाऊं कि भाई ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसा करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। मगर हम इसको हमारे यहाँ इसको अच्छा नहीं समझते, रिवायत नहीं है हमारे यहाँ, पॉजिटिव चार्ज की रिवायत है। फिजिक्स में किसी चीज को हम राइज कर देते हैं तो हमें फिर ओबे करना पड़ता है। तो हमें ओबे करना है कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है वो कन्वेंशनल है, और हमें वही मानना है। इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, बाद इंटरनेशनल किताबें इस पर चलती हैं, कोई मसला नहीं। किसी एक को आपने मानना होता है, तो हमने कन्वेंशनल माना हुआ है। क्यों बेटा, यहां तक क्लियर हो गई सब बच्चों को? करंट क्या है और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ठीक है मेरा बच्चे, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ये नोट्स में आपको एज इट इज, जो आपको नोट्स मिले हैं सेकेंड ईयर के मेरे, उसमें आपको ये डिटेल में पूरा एज इट इज मिल जाएगा लिखा हुआ। अच्छा भाई, अब हम एक चीज पढ़ते हैं, हम उसे कहते हैं जी ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये क्या होता है। इलेक्ट्रॉन में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। देखो, होता कुछ ऐसे है कि मेरे पास, सपोज कर लें, ये एक मेरे पास एक वायर है, सिलेंडर कॉपर का, एक मेटल है। इस मेटल में ये, सपोज कर रहा हूं, एटम्स है। समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, वो इतने बड़े एटम्स तो होते नहीं है जाहिर है, लेकिन हम समझने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को मान लें एटम्स। और हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो दौड़ रहे हैं, मैंने यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। मेरा बेटा ये जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये एटम वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का ये चांस है कि निकल भी जा सकता है और जा सकता और हो सकता है ये टकरा भी जाए इससे। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को उन जगहों से गुजरना पड़ता है जो एटमों के बीच में खाली जगह हैं, या कॉर्नर से गुजरना पड़ता है जहां पर एटम्स बीच में ना आए। लेकिन इनकी वाइब्रेशन की वजह से, एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटमों से कोलिजन करते हैं। अब आप भागते हुए जाएं और जाकर दीवार से टकरा जाएं तो आप तो रुक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही करता है। इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां दौड़ता हुआ जाता है तो करोड़ों बार उसके रास्ते में एटम्स आते हैं और वो उन एटमों से कोलिजन करता है, रुकता है, फिर दौड़ता है, फिर रुकता है, फिर टकराता है, फिर रुकता है, फिर दौड़ता है, फिर टकराता है। तो ये टकराने का, रुकने का और दौड़ने का सिलसिला रुकता नहीं है, चलता रहता है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कोलिजन भी चल रहा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रुक रुक के चलता है। रुक रुक के चलने को उर्दू में कहते हैं सिरकना। हम कहते हैं सरकना, उधर बैठो, हम बैठेंगे, थोड़ा उधर हो जाओ। तो जैसे अगर गाड़ी ट्रैफिक जैम है तो गाड़ियां फिर चलती नहीं, गाड़ियां सरकती हैं, इधर थोड़ी चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई, फिर चली फिर रुक गई। तो इसको उर्दू में कहते हैं सरकना और इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट को उर्दू में कहते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, आप भले इस पर तवज्जो मत दे, सरकाओ वेलोसिटी, सरकने से निकला है ये, यानी एक सरकना। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है मेरा बेटा? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, दौड़ने के दौरान टकराते हैं एटमों से और रुकते हैं। तो ये जो इनका चलना रुकना, चलना रुकना, चलना रुकना, सिसक के हैं, अजियत में बेचारे टकरा टकरा के रुक रुक के चलते हैं, इनका ये जो चलना होता है, ये स्पीड उनकी ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। तो ड्रिफ्ट स्पीड की डेफिनेशन ये है, स्पीड of electrons, speed of electrons within the conductor when potential difference is applied, when potential difference is applied, is called drift speed या drift velocity। यानी इलेक्ट्रॉनों की वो स्पीड विद इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर होती है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब उस वक्त इलेक्ट्रॉनों की दौड़ते वक्त जो रफ्तार होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय वीडी। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह शो करते हैं। मेरा बेटा चाहो तो लिख लो, नोट्स में मौजूद है, लेकिन चूंकि मैं ये अपना लेक्चर यूट्यूब पर भी डालूंगा इंशाल्लाह, इसलिए मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो यूट्यूब पे लेक्चर देखते हैं उनको भी डेफिनेशन मिल जाए, वरना मैं बता दूं ये नोट्स में मैंने दिया हुआ है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला भी आएगा, वो ड्राइव करवाता हूँ। पहले ये बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई बच्चों सबको कि जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आज का हमारा लेक्चर यही है कि हम पहले पढ़ रहे हैं करंट और फिर पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा जी, अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला है जो मैं आपको ड्राइव करा रहा हूं, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, जस्ट फॉर सेक ऑफ एमसीक्यूज प्रिपरेशन करा रहा हूं, क्योंकि ये डाउ के पेपर में इसका न्यूमेरिकल आ गया था एक दफा 2009 या 2010 में, तो बच्चे हिल गए थे इसके न्यूमेरिकल से। तो मैं इसको एक मेरे नोट्स में ये टॉपिक दिया हुआ है, लिखा हुआ है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है कि सिलेबस में हिस्सा नहीं है उसका, लेकिन आप पढ़ लें तो अच्छा है, आपको आगे यूज करेंगे इसको हम। देखें बेटा,
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट होता है Q अपॉन T। क्या ख्याल है, मानते हैं इस बात को? और मैंने आपको समझाया कि Q बराबर होता है NE, where N is the number of, N are the number of electrons, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फर्ज कर लीजिए कि आपका ये जो वायर है इसकी लेंथ है L, लेंथ है L, और इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। तो यहां पर मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूं जिसको हम लोग फिजिक्स में कहते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, नंबर माने तादाद। लेट्स सपोज n इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी नंबर डेंसिटी का सिंबल होता है स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कैपिटल N, और नीचे आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है AL, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम बनता है। इसको कहते हैं नंबर डेंसिटी, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये है एरिया, और ये है लेंथ। क्यों बेटा, क्लियर हो गई यहां तक बात? नंबर डेंसिटी कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितने इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम में मौजूद हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। स्मॉल n इसका सिंबल है, और वॉल्यूम बनेगा AL, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ इंटू हाइट तो एरिया बन गया, लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे बच्चों ये जो स्मॉल n है इससे जाकर ये मैंने AL मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको जहां पर कैपिटल N नजर आए वहां पर स्मॉल n AE ये वैल्यू डाल सकते हैं, सॉरी स्मॉल n AL ये वैल्यू डाल सकते हैं। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं ना मैं? तो आप क्या करो, आप n की जगह डाल दो, n की जगह, कैपिटल N की जगह डाल दो NaL। बेटा कैपिटल N की जगह NaL आ गया, बाकी E मौजूद है, T मौजूद है। क्या बेटा यहां तक समझ आया बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है यहां तक? बस एक स्टेप और कराना है बस आप लोगों को। अच्छा अब यहां कर लेते हैं। इसके बाद देखो, ये देखो I, ये हो गया I, ये हो गया नंबर डेंसिटी, ये हो गया एरिया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये L अपॉन टी, L अपॉन टी। बेटा आप जानते हो ना वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक जाएंगे तो डिस्टेंस कितना तय करेंगे? जितना कंडक्टर की लेंथ है, तो L का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस और नीचे आ जाएगा टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, बच्चों कौन बताएगा मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? बताइए डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और कौन सी वेलोसिटी होती है? ड्रिफ्ट होती है, तो VD। तो पता ये चला बच्चों के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए तो ये डिवाइड कर दो तो फार्मूला बना। अब मैं जब एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं अनीस हुसैन में या कहीं पर भी, तो मैं बच्चों को कैसे याद करवाता हूं फार्मूला? मैं कहता हूं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है I अपॉन I। जी बेटा कैसा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या बना? I अपॉन I। I माने करंट, N माने नंबर डेंसिटी, A माने एरिया, E माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यार सारे तुम तो नाराज हो गए यार, तुमने तो एंड ही कर दिया। भैया एंड नहीं करो यार, ये याद करने का तरीका होता है ना बेटा। I अपॉन I, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? I अपॉन I। अब इंशाल्लाह मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, इंशाल्लाह आप ये बात भूलोगे नहीं। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? I अपॉन I, I अपॉन I। मकसद एक चीज बैठ गई यार, सर ने मजाक किया था, सर ने क्या एक लॉजिक बना दी खामा खाई I अपॉन I, लेकिन आपको ये याद रहेगा
ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। शुक्रिया बेटा तलहा अमीन। तो ये बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। तो हमने आज पढ़ा कि करंट क्या होता है, करंट का फार्मूला क्या है, करंट का फार्मूला ये है और ये फार्मूला भी है। करंट का ये फार्मूला भी यूज हो सकता है, करंट का ये फार्मूला भी सही है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला भी है। और हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज मिलता है तो वो दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन एटमो से कोलिजन करता है, रुकता है, फिर दौड़ता है। तो ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा, अच्छा एक ये मैं मिटा नहीं रहा, आपको पता है कि जब मैं इस कंडक्टर को वोल्टेज नहीं दूंगा, ये रीजन मैंने नोट्स में दिया हुआ है, रीजन सुन लीजिए, सवाल आ सकता है। एक कंडक्टर है, इसको मैंने वोल्टेज नहीं दिया, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक, मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ये हिस्सा कुछ समझाने के लिए। देखो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट स्पीड होती है। अब मैं एटम नहीं बना रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए। एटम मौजूद है। देखो जब तुम उन्हें वोल्टेज देते हो तो तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह मूव करते हैं, नेगेटिव से पोटेंशियल पे पॉजिटिव तक। लेकिन जब हमें इन्हें कुछ नहीं देते तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं। ऐसे मूव कर रहे होते हैं कुदरती तौर पे। जब मैं वोल्टेज नहीं देता, जब देता हूं तो सब के सब एक तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जब मैं वोल्टेज नहीं देता तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आवारागर्दी कर रहे होते हैं कंडक्टर में बगैर वोल्टेज दिए। इन वेलोसिटीज को कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। थर्मल मतलब जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे लेके मूव कर रहे होते हैं। लेकिन मूव जिन्हें दौड़ते हैं ये फिर भी दौड़ रहे होते हैं, लेकिन हम जब इनको हाथ लगाते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। लेकिन जब हम वोल्टेज देते हैं और हाथ लगाते हैं तब हमें करंट लगता है। बताओ क्यों? यानी जब हम इसमें कहेंगे तो करंट मेजर कर सकते हैं, करंट नाप सकते हैं। यहां पर हम करंट मेजर नहीं कर सकते, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन दौड़ फिर भी रहे। वोल्टेज तो यहां दिया हुआ, यहां नहीं दिया हुआ, ये फिर भी दौड़ रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, फिर भी हमें करंट नहीं लगता, हम करंट मेजर नहीं कर सकते। बताओ क्यों? इसका रीजन है ये। जनाब मैं आपको मौका दे रहा हूं बताने का जवाब। और एक और बात, थर्मल वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी ज्यादा होती है, फिर भी हमें करंट नहीं लगता। बताइए, शाबाश, कोई जहन में है बात? नहीं आ रहा जवाब आपको? सुने, इसका मतलब सिर्फ बता दें, चले मैं समझाता हूं। नहीं, चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज होता है। मैं बताता हूं, देखो नहीं, कॉन्स्टेंटली भी घूम रहे होते हैं। मतलब पता है क्या? देखो मैं तुम्हें मिसाल देता हूं। पूरे कराची में कई लाख गाड़ियां हैं, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई नॉर्थ में जा रही है, कोई फेडरल बी एरिया में चल रही है, कोई गुलशन में चल रही है। कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ काट रहे हैं। लेकिन अगर ये सारी गाड़ियां शाहराह फैसल पर एक सड़क पे खड़ा करके बोलूं दौड़े और सारी लाखों गाड़ियां एक साथ दौड़े तो एक हुजूम और रश लग जाएगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो इनकी जो नेट मोशन होती है ना, नेट मूवमेंट जो होती है, नेट मोशन जीरो हो जाती है। इसलिए हमें करंट नहीं लगता, बिकॉज दे मूव इन ऑल डायरेक्शन रैंडमली। लेकिन जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुगेदर इन अ सेम डायरेक्शन, तो तमाम इलेक्ट्रॉन मिलजुल के सब एक डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो करंट लगता है हमें।
इसमें करंट इसलिए नहीं मेजर कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ यहां जा रहे हैं, कुछ यहां जा रहे हैं, कुछ इधर तो कुछ उधर, तो नेट मोशन तो जीरो हो गई, करंट मेजर नहीं हो सकेगा। बात समझ में आई? तो जब हम वोल्टेज देते हैं तभी करंट मेजर होता है, जब वोल्टेज नहीं देते, जब ये दौड़ रहे होते हैं फिर भी करंट नहीं हो सकता। अब आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और थर्मल वेलोसिटी में क्या फर्क है, तो कहना जब हम कंडक्टर को वोल्टेज दे दें तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, एटमो से कोलिजन कर करके रुक रुक के दौड़ते हैं, वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट कहलाती है। लेकिन जो थर्मल होती है वो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली रोमिंग कर रहे होते हैं वो कहलाती है थर्मल वेलोसिटी। तो बेटा आप ये बताओ थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप दोनों को कि इसमें और इसमें क्या फर्क है? और करंट जब लगता है जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी में करंट नहीं लगता बिकॉज नेट मूवमेंट जीरो होती है। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा बेटा। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। टॉपिक का नाम था करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है, करंट का फार्मूला क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, करंट ड्रिफ्ट स्पीड पर डिपेंड करता है, थर्मल क्या होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, I/9। याद रखना है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।